नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान बीए द्वितीय सेमेस्टर चैप्टर संख्या 2 के बारे में, यानी कि अध्याय संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी इससे पहले चैप्टर 1 आपका हो चुका है, अध्याय 1 क्लास हो चुकी थी कल। आज की वीडियो के माध्यम से हम क्लास 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल की वीडियो में हमने मापन का अर्थ समझा था, मापन की परिभाषा देखी, मापन की विशेषताओं को देखा, ठीक है, मापन के प्रकार को देखा, जिसमें हमने जो है मानसिक मापन और भौतिक मापन के बारे में बताया। मानसिक मापन और भौतिक मापन के बीच में अंतर भी 4-5 आपको बताए थे। और इसके अलावा मापन के स्तर भी हम लोगों ने समझ लिए थे। मापन के जो चरण होते हैं कि 3 चरणों के माध्यम से मापन प्रक्रिया संपन्न होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब आज के वीडियो में हम मापन के लाभ को, मापन से क्या लाभ होते हैं, मापन की क्या सीमाएं होती हैं और मापन के क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली क्लास होगी, मापन के जो स्तर होते हैं, मपनियाँ जो होती हैं, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मापन के जो विभिन्न स्तर की मपनियाँ होती हैं मापन के, ठीक, जैसे कि आपकी तमाम मपनी हो गई, कौन कौन सी मपनी हो गई, जैसे कि आपकी हो गई शाब्दिक स्तर पर मापन हो गया, क्रमिक स्तर पर, अंतराल स्तर पर या अनुपात स्तर पर। ये 4 तरह की जो होती हैं, इन चारों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे 3rd क्लास में, और इस तरीके से इकाई नंबर आपकी 1 समाप्त हो जाएगी। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं मापन के कार्य, लाभ और उसके बारे में, ठीक है। मापन के कार्य को हम सबसे पहले देखते हैं, मापन का क्या काम होता है, फिर उसके बाद में उसके लाभ को देखेंगे, उसके सीमाओं को देखेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे मापन के कार्य, फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। लिखेंगे मनोविज्ञान तथा शिक्षा में मापन एक बहुत ही उपयोगी बहुत ही उपयोगी संप्रत्यय माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं। मापन के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, लिखेंगे। वैसे मापन की अगर बात करें, मापन चाहे शिक्षा शास्त्र की बात करें, समाज शास्त्र की बात करें या फिर मनोविज्ञान की बात करें, या ऐसे तमाम प्रकार के जो भी सब्जेक्ट आपके होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के, उसमें मापन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र में भी मापन का प्रयोग होता है, सांख्यिकी वगैरह हर एक चीज़ में आपको पढ़नी पड़ती है भी, क्योंकि रिसर्च यानी कि पीएचडी हर एक विषय से होता है। तो पीएचडी में भी मापन वगैरह सांख्यिकी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हम करते हैं, ठीक है। तो मापन के कार्य, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पहला काम, क्रमिक चयन में मापन मदद करता है। मेजरमेंट हेल्प्स इन पर्सनल या पर्सोनल सिलेक्शन, ठीक है, यानी कि क्रमिक चयन में, ठीक है, मदद करता है मापन। देखिए, क्रमिक चयन में मापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। अपने संगठनों तथा विभिन्न तरह के उद्योग धंधों के लिए प्रबंधक को योग्य कर्मचारी का चयन आवश्यक हो जाता है। यानी जो भी प्रबंधक होता है किसका, संगठनों का या उद्योग धंधों को जो एक प्रकार से चलाने वाला होता है, उसको एक योग्य कर्मचारी को ढूंढने में हमको एक प्रकार से चयन का सहारा लेना पड़ता है। चुनाव प्रक्रिया होती है, ठीक है, सिलेक्शन करना पड़ता है। तो सिलेक्शन हम मापन के द्वारा ही कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मापन प्रबंधक को काफ़ी मदद पहुंचता है मापन से। प्रबंधक योग्य कर्मचारियों का चयन उनके शील गुणों के अकॉर्डिंग, कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनके अंदर टैलेंट कितना है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, तो उनके शील गुण, उनकी योग्यता, उनकी अभिरुचियों का मापन करके आसानी से एक प्रकार से पता लगा पाते हैं कौन सा व्यक्ति काम करने के योग्य है और कौन सा व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं है। तो मापन के द्वारा ही ये संभव हो पाता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि किसी कारणवश प्रबंधक को अमुक माने होता है किसी भी कर्मचारी को या किसी नाम के कर्मचारी के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे कि उनकी बर्खास्तगी या निलंबन करने का निर्णय लेना पड़ता है। और निलंबन उनका इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो अपने भूमिका का या अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अच्छा, वो अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात की जांच करना भी मापन के द्वारा संभव है, ठीक है। तो इसके द्वारा, मापन के द्वारा उस किसी व्यक्ति का सिलेक्शन करना या उसका निलंबन करना, ये सब स्थिति हो जाती है डिनोट। ऐसी परिस्थिति में भी मापन की भूमिका अहम होती है, किसी को निलंबन करने में भी, क्योंकि मापन के द्वारा ही वांछित आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं और फिर उनके आधार पर प्रबंधक जैसा चाहे निर्णय ले सकता है उन आंकड़ों के अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं उसको चाहिए था एक विस्तार से चीज़ों को जानना, लेकिन उसका नहीं मिल पाया आंकड़ा, उस कर्मचारी के द्वारा वो आंकड़ा नहीं दे पाया, तो उसको बर्खास्त करके किसी दूसरे का सिलेक्शन कर लेते जो उससे अधिक आंकड़ा प्रस्तुत कर सकता था या उससे अधिक कार्य कर सकता था। तो ये सब मापन के द्वारा ही संभव है, ठीक है। दूसरा काम मापन का क्या होता है, तो क्रमिक सिलेक्शन में या क्रमिक चयन में सहायता करता है मापन, पहला काम। दूसरा काम लिखेंगे मापन का, मापन के द्वारा वर्गीकरण में मदद मिलता है। यानी मापन के द्वारा ही हम
एक वर्गीकरण कर सकते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हमने मापन किया ए नाम के व्यक्तियों का कि भाई कितनी क्वालिटी, 10 क्वालिटी होगी तो ए में आएगी, 20 क्वालिटी होगी तो सी में जाएंगी। इस तरीके से हमने एक डिनोट करके वर्गीकरण कर लिया कि कौन से व्यक्ति की क्वालिटी कैसी है, किसी व्यक्ति का एक प्रकार से उसमें कितना गुण है, क्या क्या भी है, तो उसके उनके गुणों के अकॉर्डिंग उनका एक कैडर फिक्स करना है। जैसे कि आप देखते पहले होता था ऐसे, जब किसी कॉलेज में संख्या बढ़ जाती थी तो उसमें कई सारे ग्रुप होते थे, ए बी सी डी, तो इस तरीके से भी मापन में भी वर्गीकरण कर सकते हैं। मापन से क्या होता है, किसी व्यक्ति का व्यवहार पता करते तो सेम व्यवहार वाले या एक जैसे व्यवहार वाले को एक कैटेगरी में कर दिया, घटनाशील गुण आदि का को विभिन्न वर्गों में आसानी से बांटा जा सकता है उसकी पहचान कर। जैसे कि वर्ग में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सामान्य बुद्धि के स्तर से थोड़ा नीचे हों तो उनको एक वर्ग में रखेंगे, जो थोड़ा नीचे होंगे। जो सामान्य बुद्धि वाले होंगे उनको एक स्तर में कर देंगे, जो उच्च बुद्धि वाले होंगे उनको दूसरे स्तर में कर देंगे या दूसरे कॉलम में। ऐसी परिस्थिति में उनकी बुद्धि का मापन कर उन्हें मंद बुद्धि के बालक की श्रेणी में वर्गीकृत कर उन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। उसी तरह एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक रोगियों को विभिन्न श्रेणियों में बांट करके या विभक्त करके उनको अध्ययन करके हम उनकी आवश्यकता को महसूस कर सकते हैं कि इतने व्यक्तियों को ये आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मापन के द्वारा ही चीज़ों को कर पाते हैं और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी से डिफरेंट करके उसको समझ सकते हैं। इसमें भी मापन उन्हें विशेष मदद करता है लोगों को। उसी तरह से उद्योग धंधों और अन्य संगठनों में प्रबंधक कार्य तुष्टि तथा दुर्घटना प्रवणता यानी एक्सीडेंट जो है प्रोनेंस के आधार पर कर्मचारियों को कुल श्रेणी में बांटते हैं कि कौन से कर्मचारी उच्च लेवल के हैं, उससे नीचे इस तरीके से फिट होता है। इसमें भी ऐसा इन चारों के मापन के ही द्वारा ही कर पाते हैं, मतलब कि मापन के द्वारा ही ये सारे वर्गीकरण हो पाते हैं, जिसके द्वारा हम अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं लोगों का। तीसरा काम होता है मापन का, क्या लिखेंगे? तीसरा काम, मापन तुलनात्मक अध्ययन में मदद करता है। मेजरमेंट हेल्प्स इन मेकिंग कॉम्परेटिव स्टडी। जैसे कि मान लेते हैं हम मंद बुद्धि बालकों को कुछ काम दें और कुछ तीव्र बुद्धि बालकों को काम दें और दोनों का काम कैसा रहेगा, तो ये चीज़ें हम मापन के द्वारा ही जो है समझ पाएंगे कि भाई मंद बुद्धि वालों ने कितना किया और तीव्र बुद्धि वालों ने कितना किया, ठीक है। और चूंकि उससे पहले मापन के द्वारा हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, फिर उसके बाद में हमने उनका टेस्ट ले लिया और उनमें तुलना कर ली, ठीक है। गाल्टन और डार्विन जैसे वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिशील गुणों, आदत, प्रवृत्ति, क्षमता आदि में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हर व्यक्ति का जो काम करने की कैपेसिटी होती है, उसकी रुचि होती, इंटरेस्ट होता है, आदत होती, प्रवृत्ति होती है, चित्तवृत्ति होती है। हर व्यक्ति की कैपेसिटी और उसकी योग्यता अलग अलग होती है, ठीक है। जब भी किसी दो व्यक्तियों को इन चरों पर तुलना करना पड़ता है तो मापन की उपयोगिता बढ़ जाती है। सिर्फ इन चरों पर व्यक्तियों को मापन करके ही कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति यानी अमुक व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ है या उस व्यक्ति से कम काम किया। जैसे कि किसी व्यक्ति को, किसी दो व्यक्तियों को या 5 व्यक्तियों को, जैसे कि मान लेते हैं ए बी सी और डी को एक काम दिया कि भाई 10 लीटर पानी तुमको एक प्रकार से भरना है, इसको भी मिला 10 लीटर पानी भरना है, इसको भी मिला 10 लीटर पानी भरना है, इसको भी काम मिला कि 10 लीटर पानी भरना है। अब ए जो होता है उसी 10 लीटर पानी को 2 घंटे में भरता है, बी उसी को 2.5 घंटे में भर देता है, सी उसी को 1 घंटे में भर देता है और डी उसी को जो है 4 घंटे लगाता है भरने में। तो डी जो है बहुत ढिल्लर आदमी है, ये काम नहीं कर पाता है। तो इसको हम तभी कभी जान पाएंगे, मापेंगे, वर्गीकरण कर लिया इसका, तो चूंकि वर्गीकरण कर लिया कि ए ने इतना काम किया, बी ने उतना काम किया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति ने, अब तुलना कैसे करेंगे कि ए और बी की तुलना कैसे करेंगे। देखिए ए 10 लीटर पानी को 2 घंटे में भर दे रहा है और बी उसी 10 लीटर पानी को 2.5 घंटे में भर दे रहा है, तो ए जो है श्रेष्ठ है बी की तुलना में। तो तुलना करके हम कर सकते हैं ना मापन के द्वारा। ऐसे ही अगर हम सी की तुलना ए से करें तो वहाँ पर सी परफेक्ट होगा, ए पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तुलना कर सकते हैं कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है, कौन सा व्यक्ति कम है, ठीक है। ये तो मापन जो होता है तुलनात्मक अध्ययन में हमारी मदद करता है किसी भी काम को लेकर के। इसके अलावा अगला काम होता है मापन का निर्देश तथा परामर्श में मापन मदद करता है, ठीक है। लिखेंगे निर्देश तथा परामर्श में मापन मदद करता है, यानी कि मेजरमेंट हेल्प्स इन जो है गाइडेंस एंड जो है काउंसलिंग। मापन लिखेंगे, मापन निर्देशन और परामर्श में भी मनोवैज्ञानिकों को काफ़ी मदद करता है। अक्सर व्यक्तियों को अपने जीवन के
विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता और निपुणता की ओर बढ़ने के लिए परामर्श की ज़रूरत पड़ी है। यानी कि किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए किसी से सलाह लेनी पड़ती, परामर्श लेना पड़ता है, निर्देशन में, गाइडेंस में आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे किसी को पीएचडी करनी है तो किसी प्रोफेसर के अंडर में रह करके पीएचडी करेगा, प्रोफेसर बताएगा कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। इस संदर्भ में मापन वैज्ञानिकों को पर्याप्त मदद करता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की क्षमता यानी उसकी कितनी कैपेसिटी है, व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसा, अभिरुचि, इन सभी का मापन करके उन्हें सही पथ पर अग्रसर करता है कि आप जो है, आपका इंटरेस्ट इस दिशा में है तो आप इस दिशा में जाएं। किसी को बताता है कि भाई आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी है कि आप मास्टर बने तो आप इस दिशा में पढ़ें, इस आपका दिमाग इंजीनियरिंग बुद्धि में जा रहा है तो आप इंजीनियर बने, इस तरीके से आप डॉक्टरी में हैं तो डॉक्टरी में बढ़ें। यानी पहले क्या करता, टीचर जो होता है मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की क्षमता और व्यक्ति की जो है इंटरेस्ट को भांपता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी को परखता है। उसके बाद में उसकी एबिलिटी किस लायक है या वो किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, अच्छा कर सकता है, उस दिशा में उसको आगे बढ़ाने के लिए ढकेलता है। ठीक है, जैसे एक कोच होता है, वो देखता है आप बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे तो दो कोच देखता है कि आप बॉलिंग में माहिर हैं, आप बॉलिंग में माहिर हैं, ठीक है, कि बैटिंग में माहिर हैं। तो जिस तरीके से वो देखेगा तो उस दिशा में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है मापन। मापन के द्वारा ही हम जो है क्या कर पाते हैं, व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को हम सही पथ पर अग्रसर होने का परामर्श देते हैं। मापन के कमी में या अभाव में मनोवैज्ञानिकों के लिए ये दोनों ही कार्य करना असंभव नहीं हो मतलब कि संभव नहीं, मतलब कि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य ही हो जाएंगे। मतलब कि कठिनता का सामना करना पड़ता है मनोवैज्ञानिकों को, अगर ये चीज़ें ना हो तो मापन के द्वारा ही ये चीज़ें हो पाती हैं। अगला काम, इसका पांचवा काम होता है मापन का। पांचवा काम है मापन शोध में मदद करता है, यानी कि मेजरमेंट हेल्प्स इन रिसर्च, यानी पीएचडी करने में मापन के बहुत मदद करता है। मापन शोध कार्यों में भी मदद पहुंचाता है। सच्चाई यह है कि मापन सभी तरह के मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक शोधों का आधार होता है। मापन के द्वारा ही शोध जो होते हैं अपने सफलता की ओर पहुँचते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो 9161936062 पर आप अभी SMS करें और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के आप भेज दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। यहाँ पर आपको साइकोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स सभी की क्लास आपको मिलेगी मात्र 100 रुपीज़ में। तो आपके 5 सब्जेक्ट जो होंगे उन पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में हो जाएगी। को करिकुलर वगैरह सब कुछ, इसमें आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, और ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको चाहिए। ठीक है, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, उसकी PDF नोट्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी वीडियो की PDF आपको मिलेगी। PDF से आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव की जब PDF आपको मिलेगी तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट करने का मौका मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट करेंगे, इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लिखित टाइप की परीक्षा में नंबर आपको कम मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बहुत नंबर मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी बेहतर तरीके से करी जा रही है। जल्द ही आपके लगभग 4-5 मॉडल पेपर आपके लिए आ जाएंगे, जिसमें या फिर यूनिट वाइज मैं जो है MCQs दे दूंगा, तो इससे आपकी बड़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से SMS करके जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में आपकी होगी BA की। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे। चले, तो मापन जो होता है शैक्षणिक शोधों का आधार होता है। और मनोवैज्ञानिक जो होते हैं बिना जो है मापन के द्वारा कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो शैक्षिक शोध में प्रायः एक चर का दूसरे चर पर पड़ने वाला क्या प्रभाव है, उसका अध्ययन किया जाता है। अन्य कुछ चरों के प्रभाव को नियंत्रित रखा जाता है। ऐसा करने में कई तरह के मापनों का सहारा लिया जाता है। मनोवैज्ञानिकों को यह विशेष रूप से देखना होता है कि विभिन्न तरह के शोध डिजाइन तथा सांख्यिकीय परिकलंक मापन के नियमों के अनुकूल है या नहीं है। यदि ये नियमों के अनुकूल नहीं होते हैं तो शोध अर्थहीन होता है, और नियमों के हिसाब से होते तो शोध महत्वपूर्ण होता है। तो नियमों के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इस चीज़ का भी मापन करना जरूरी होता है। तो मापन वहाँ पर भी काम करता है। अगला काम, छठा काम होता है मापन का, वो होता है मापन के द्वारा वर्ग के निर्देशों को भी उन्नत यानी कि अच्छा बनाने में मदद मिलता है। यानी मेजरमेंट हेल्प इन जो है इम्प्रूविंग क्लासरूम जो है इंस्ट्रक्शन, यानी शिक्षक जो होता है, ठीक है,
शिक्षक वर्ग में एक ही तरह का निर्देश देकर के सभी छात्रों को पढ़ाते हैं, परंतु उनका परिणाम प्रत्येक छात्र के लिए एक समान ना होकर के भिन्न भिन्न होता है। एक टीचर जो होता है वो सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ा, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, सभी बच्चे देख रहे हैं। अब इसमें से कुछ बच्चों का 80% नंबर आएगा, कुछ का 70 आएगा, कुछ का 50 आएगा, कुछ बच्चे फेल भी हो जाएंगे, कुछ बच्चे टॉप भी कर जाएंगे। तो यानी कि अब बच्चों के ऊपर होता है पढ़ने का, तो उन सभी की जो क्वालिटी है वो सब मापन के द्वारा ही डिसाइड होती है, ठीक है। जबकि टीचर एक समान तरीके से पढ़ाता है, ठीक है, परंतु उसका परिणाम अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। कुछ छात्रों के लिए तो दिया जाने वाला निर्देश उनकी मानसिक एकता के अनुरूप होता है, परंतु कुछ छात्रों के लिए दिया जाने वाला निर्देश उनकी मानसिक क्षमता से मेल नहीं खाता। जैसे कुछ लोग चीज़ों को जान पाते हैं, कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। दूसरा स्पष्ट परिणाम तब होता है कि जब उसे दिए गए निर्देश में गुणात्मक यानी क्वालिटी तथा परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटी दोनों तरह के परिवर्तन ही की आवश्यकता होती है, और ऐसा करने में मापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्देश के परिणाम को माप कर यह तय किया जा सकता है कि कितने छात्र को उस निर्देश से फ़ायदा हुआ है और कितने छात्र को उस निर्देश से जो है फ़ायदा नहीं हुआ है, यानी अलाभ हुआ है। ऐसे में किसको फ़ायदा मिल रहा है, किसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इस बात को जानने के लिए हमको मापन प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। कितने छात्रों ने हमारी बातों को जाना, कितने नहीं जाना, हमारी बातें आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, इसको जानने के लिए मापन प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो वही मापन होता है। जैसे कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, कुछ बच्चे समझेंगे, कुछ बच्चे नहीं समझेंगे। तो जो समझेंगे, ये कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, इस बात को क्लियर करने के लिए मापन नाम की प्रक्रिया के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। तो मापन का काम ये भी होता है, ठीक है। स्पष्ट हुआ कि मापन से मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोध में कई तरह के कार्य संपन्न होते हैं। इन कार्यों के आधार पर ही मापन को मनोवैज्ञानिक परीक्षण और शोध का रीढ़ भी कहा जाता है, यानी कि बैकबोन कहा जाता है। शोध का बैकबोन या मनोवैज्ञानिक परीक्षण और शोध की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मापन को। मापन एक रीढ़ की हड्डी के रूप में शोध में काम करता है। रिसर्च में इसका बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे हम आपको बताने वाले थे कि मापन के जो एक प्रकार से क्या होते हैं, मापन के कार्य होते हैं, मापन से लाभ और मापन के सीमाएं, ठीक है। तो मापन की सीमाएं हम आपको बताने वाले थे, समझते मापन की सीमाओं को, ठीक है। देखिए हेडिंग डालेंगे मापन की सीमाएं। देखिए आज के युग में मापन का अत्यंत व्यापकता से प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी कुछ व्यक्तियों या कुछ कमियों के कारण से मापन एक आलोचना का विषय रहा है। इसकी सीमाएं इस प्रकार, यानी मापन भले ही आज हमें हर एक क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मापन का कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे मापन के डिमेरिट्स भी हैं, मापन की से हानियाँ या मापन की सीमितताएं हैं, लिमिटेशंस हैं। मापन कुछ ही दायरे में फिक्स होकर के काम करता है, ज़्यादा जो है व्यापकता में नहीं काम कर पाता। जैसे मूल्यांकन जो होता है वो ज़्यादा व्यापकता में जाता है। देखिए पहला इसकी सीमितता, इसका क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है, यानी कि ये संकुचित है, सीमित है, यानी कि छोटा होता है। एक समय में हम व्यक्ति के केवल एक या कुछ पहलुओं का अध्ययन करते हैं मापन के द्वारा। इसके द्वारा संपूर्ण व्यवहार या व्यक्तित्व का अध्ययन कदापि संभव नहीं होता है। यानी मापन जो होता है एक समय में एक व्यक्ति की किसी एक दो क्वालिटीज़ का ही अध्ययन कर पाता है, जबकि संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करने में मापन जो होता है वो एक प्रकार से एकदम से डर सा जाता है। यानी मापन प्रक्रिया के द्वारा हम किसी व्यक्ति के संपूर्ण पर्सनालिटी या संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी क्वालिटीज़ को नहीं जान पाते हैं, बस उसके एक आध दो पहलुओं तक ही हम पहुंच पाते हैं। तो मापन की ये कमी है, पहली कमी, यानी इसकी लिमिटेशंस, यानी ये एक संकुचित और सीमित अवधारणा है या प्रक्रिया है। दूसरा इसकी सीमितता लिखेंगे, मापन का रूप व्यवस्थित होता है, एक सिस्टम में फिक्स होता है, अतएव इसकी प्रक्रिया भी जटिल होती है। इसमें मानकीकृत परीक्षणों की आवश्यकता होती है तथा अच्छे, विश्वसनीय और वैध परीक्षणों का समस्त क्षेत्रों में उपलब्ध होना प्रायः असंभव ही होता है। यानी हर एक क्षेत्र में मापन करने से आपको फैक्ट ही चीज़ें नहीं मिलेंगी। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको अनुमान लगाना पड़े या कुछ चीज़ों में आपको अपने व्यवहार पर या अपने दिमाग से काम लेना पड़े। यानी मापन हमेशा सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशंस है। तीसरी लिमिटेशंस ये है कि मापन के द्वारा हमें किसी व्यक्ति या किसी प्रक्रिया के विषय में केवल और केवल सूचनाएं ही मिलती हैं या कोई निर्णय नहीं प्रदान करता है, ठीक है। केवल सूचनाएं हमको मिल जाती हैं और निर्णय लेने में अक्षम है, या केवल किसी पहलू पर अंकों को प्रदर्शित करता है कि भाई ये इतना है, ठीक है, या इतने मात्रा में है, तथा उन अंकों की
उन अंकों से हमारा क्या तात्पर्य है, या वो अंक जो मिले हैं उससे हमारा क्या लाभ होगा, उसको नहीं बताता है, यह इंगित नहीं करता। अतएव इन सीमाओं के कारण भी मापन क्रिया का व्यवहारिक रूप जीवन में महत्वपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। भले ही इसके लिमिटेशंस हो, लेकिन फिर भी आज ये जो है, आज का युग मापन युग के नाम से जाना जाता है और मापन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए हम मापन से, अब हमने मापन की सीमाओं को देख लिया, मापन से जो कुछ लिमिटेशंस थी मापन की, मापन कुछ ही क्षेत्रों में बंद करके काम करता था, लेकिन मापन के क्या क्या लाभ है इसको भी समझ लेते हैं। हेडिंग डालेंगे मापन से लाभ, लिखेंगे यद्यपि मापन की कुछ अपनी सीमाएं हैं, फिर भी उसका महत्व कई दृष्टिकोणों से स्वीकार किया जाता है, यानी कि कई पॉइंट ऑफ व्यू से मापन को हम एक प्रकार से आज भी उसको छोड़ नहीं सकते। मापन के बिना हमारा जो समाज है या जो हमारे क्रियाकलाप है वो संभव नहीं है। पहली बात, मापन किसी भी वस्तु का आंशिक वर्णन बिल्कुल शुद्ध रूप से करता है और इसी वजह से जरूरी होता है। यानी आंशिक, संपूर्ण वर्णन नहीं करता लेकिन आंशिक वर्णन करता है, जो भी जानकारी देता है सटीक देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यह इस बात को स्पष्ट इंगित करता है कि कोई बालक औसत बुद्धि लब्धि से कितना अधिक उच्च या निम्न है, यानी औसत बुद्धि लब्धि से कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा है कितना कम है। बुद्धि लब्धि अगले चैप्टर में हम लोगों को बुद्धि लब्धि ही पढ़ना है। बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में IQ कहते हैं, इंटेलिजेंट कोशेंट। इसका सूत्र होता है जो है मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यानी कोई बच्चा है, उसकी उम्र जो है वो 20 साल की है, वो व्यवहार कर रहा है 15 साल के बच्चों जैसा। 100 करे तो मानसिक आयु उसकी कितनी होगी, 15 साल मानसिक आयु। 20 साल का व्यक्ति है, बच्चा है वास्तव में, तो 0 से 0 काट दो, 2 पंचे 10, यानी कुल मिलाकर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 20 पंचे 100 यानी 5 बचा, 15 पचे 75, उसकी बुद्धि लब्धि 75 है, यानी कि वो बच्चा मूर्ख है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि अगर 100 के आसपास होती, 100 से 110 या 90 से 110 बुद्धि लब्धि जो होती है वो औसतन बुद्धि लब्धि मानी जाती है। तो मापन के द्वारा ही, अभी मापन की प्रक्रिया के में ही बुद्धि लब्धि आता है। इसके द्वारा आप ये निकाल सकते हैं कि कोई बच्चा जो है ये औसत है, इससे कितना कम है और कोई बच्चा कितना ज़्यादा है। ये बात हम तभी जान पाएंगे जब मापन के द्वारा संभव कर पाएंगे, यानी मापन हम करेंगे तो मापन के द्वारा हम बुद्धि को भी जान पाते, कोई बच्चा औसत बुद्धि लब्धि से कितना आगे है कितना कम है। ठीक है, दूसरा इसका लाभ ये होता है बेटा कि इसके द्वारा हम अधिक आसानी से परिणामों को दूसरों को संचालित कर सकते हैं, दूसरों को भेज सकते हैं इसके परिणाम को, क्योंकि इसमें आत्मनिष्ठ निर्णयों का कोई स्थान नहीं होता। इसमें व्यक्तिनिष्ठ निर्णय होते हैं, शुद्ध और सपाट होते हैं। इसमें अपने द्वारा सोचे गए अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस नहीं होता है। उदाहरणार्थ यदि हम कहें कि एक छात्र की बुद्धि उसकी आयु समूहों के क्षेत्रों की बुद्धि से 90 या 99% अधिक है, इस निष्कर्ष को आसानी से अन्य व्यक्तियों के समक्ष हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ उसकी बुद्धि लब्धि या बुद्धि जो है उसकी आयु समूह के बच्चों से 99 जो है % अधिक है। तो ये बात हम किसी दूसरे से भी बता सकते हैं, इसमें कोई हमको ये नहीं होगा, उसके लिए प्रत्येक चीज़ों को नहीं देना पड़ेगा। अगली चीज़ें, व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायक होना। तीसरा लाभ ये है कि व्यक्ति के मूल्यांकन में भी मापन सहायता करता है। जैसे मापन जो होता है मूल्यांकन का एक पहलू होता है, जैसे कि किसी बच्चे का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन कैसे होता है, कक्षा 5 में वो बच्चा कैसा मतलब किस तरीके की बुद्धि लब्धि थी उसकी, कक्षा 10 में उसके व्यवहारों में क्या परिवर्तन हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन को जानने के लिए मूल्यांकन नाम की प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। और मूल्यांकन प्रक्रिया का एक चरण में मापन होता है और मापन के द्वारा ही मूल्यांकन प्रक्रिया सफल होती है, यानी एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायक होता है मापन। यदि मानकीकृत मापकों के द्वारा किसी व्यक्ति की व्यवहारिक विशेषताओं का मापन किया जाए तो परिणाम वैध होंगे। अंत में यह भी कहा जा सकता है कि आत्मनिष्ठ मूल्यांकनों की अपेक्षा मापन का प्रयोग अधिक मितव्ययी यानी कि सस्ता होता है। आत्मनिष्ठ साधनों की अपेक्षा मानसिक प्रशिक्षण मितव्ययी, सरल और अधिक शुद्ध निष्कर्ष प्रदान करने वाले होते हैं। इस तरीके से मापन जो होता है वो बड़ा ही लाभकारी है और मापन का युग है, चूँकि रीढ़ की मतलब कि ये शोध की रीढ़ कहा जाता है, रिसर्च की रीढ़ के रूप में जाना जाता है मापन। तो बिना मापन के आज रिसर्च भी संभव नहीं है। इस तरीके से मापन के लाभ, मापन की सीमितताएँ यानी मापन के लिमिटेशंस या सीमाएँ, मापन के कार्य को आपने समझा। अगला क्लास जो होगा उसमें मापन के विभिन्न स्तर या मपनियाँ जो हैं, बेसिकली 4 मपनियाँ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 3rd क्लास में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।